नमस्कार। अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार शुक्ला। इस बार की राजनीति या चुनाव पिछले चुनाव से थोड़े अलग से दिख रहे हैं। आज चुनाव की घोषणा हो गई है। 19 तारीख को पहले दौर का मतदान होगा, 19 अप्रैल को, और 4 जून तक परिणाम आ जाएंगे। जो मैं बात कह रहा था कि इस बार के चुनाव पहले से अलग हैं। अलग इस सेंस में है कि एक तो भाजपा का नॉर्थ की पार्टी जिसको कहा जाता था, उसने अपनी दक्षिण में आउटरीच बढ़ाई है। और दक्षिण में एक विशेष रणनीति के तहत काम कर रही है भाजपा। दूसरी तरफ अगर कांग्रेस की बात करें, जो नॉर्थ साउथ डिवाइड की बात कर रहा है। राहुल गांधी ने त्रिवेंद्रम की एक रैली में बोला था कि दक्षिण से जब से वो एमपी हैं, तो यहाँ के लोगों की जो राजनीति समझ है वो वैल्यू बेस्ड राजनीति है, जबकि उत्तर 15 साल जहाँ वो एमपी रहे हैं, उनकी राजनीतिक समझ इस तरह की नहीं है। कांग्रेस के एमपीज ये कह रहे हैं कि अगर आरोप है ऐसा केंद्र सरकार पर कि अगर वो फंड नहीं देते हैं तो हम अलग एक साउथ इंडिया देश की मांग कर सकते हैं। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। उसमें तमिलनाडु हमेशा द्रविड़ राजनीति करता रहा है। उस द्रविड़ राजनीति में अन्नामलाई के रूप में भाजपा के पास एक ऐसा नेता है जो वहाँ पर लगातार द्रविड़ राजनीति को नकार रहा है और द्रविड़ राजनीति को बेहतर ढंग से, चाहे वो स्टालिन हो या विजय हो, जो भी वहाँ के बड़े राजनीतिक नेता हो, चाहे कमल हसन हो, सबको जवाब दे रहा है। लेकिन अब इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि उदयनिधि मारन हो, उदयनिधि स्टालिन हो, या उनके मंत्री हों, या कर्नाटक के प्रियांक खड़गे हों, या और नेता, ये इस तरह की बात कर रहे हैं जहाँ पर नॉर्थ साउथ डिवाइड की बात हो रही है। और दूसरी तरफ भाजपा जो है वो नॉर्थ साउथ को एसिमिलेट और बेहतर करने की कोशिश कर रही है। और उसी के तहत तमिलनाडु में वो एक अलग स्ट्रैटेजी पर काम कर रही है। उस स्ट्रैटेजी में हिंदुत्व की राजनीति बहुत महत्वपूर्ण है और उसका सारा का सारा फोकस दक्षिण भारत में, और विशेष रूप से इन जो 4 बड़े स्टेट हैं, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, 5 स्टेट में है। वो इन 5 स्टेट में फोकस कर रहे हैं। तमिलनाडु जहाँ पर सबसे ज़्यादा द्रविडियन पॉलिटिक्स का असर है और वहाँ द्रविड़ के नाम पर ही राजनीति होती है, वहाँ पर उनकी दोनों राजनीतिक जो बड़ी राजनीतिक दल है, चाहे अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम हो, चाहे द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम हो, उनका नाम भी वही उसी पर है। और ये ज़्यादातर लिंग्विस्टिक सेंटिमेंट को उठा करके, तमिल आइडेंटिटी उठा करके उसको उसकी राजनीति कर रही। बीजेपी इसको नकार रही है। बीजेपी वहाँ हिंदुत्व की राजनीति कर रही है, मंदिरों की बात कर रही है, सनातन संस्कृति की बात कर रही है। लेकिन इसके जवाब में वहाँ की पार्टियां क्या कर रही हैं? वहाँ की पार्टियां या वहाँ का जो शासन है वो ये कर रहा है कि प्रधानमंत्री को अपने कार्यक्रम के लिए तमिलनाडु में रोड शो करने के लिए हाई कोर्ट के परमिशन की जरूरत है, और हाई कोर्ट के आदेश के बाद प्रधानमंत्री को अपना रोड शो करने की इजाज़त मिलती है। इसके पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को अपना रोड शो ऑर्गेनाइज, उनका जो विजयदशमी परेड होती है उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए पहले सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से परमिशन ली। हाई कोर्ट के बाद वहाँ की सरकार सुप्रीम कोर्ट जाती है, और सुप्रीम कोर्ट के परमिशन के बाद लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के
ये अड़ंगा लगाया जाता है। उसके पीछे सीधा सा एक ही कारण है कि उनको ये लगता है शायद कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसका मुख्यालय नागपुर है, लेकिन उसमें लोग ज़्यादातर नॉर्थ या इस तरह की स्थितियां हैं, और उसका जो पॉलिटिकल विंग है उसका, या उसके कह लीजिए जो पॉलिटिकल, जहाँ से राजनीतिक जो उनका जिस पार्टी को समर्थन है वो भाजपा है, और उसका प्रभाव क्षेत्र नॉर्थ में है। तो इसलिए उस प्रभाव क्षेत्र को डिनाई करने के लिए न केवल संघ की, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की, भाजपा की, बल्कि अन्नामलाई जो प्रदेश तमिलनाडु भाजपा के अध्यक्ष हैं, उन पर एफआईआर किया जाता है, जबकि वो लगातार द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम के नेताओं पर, उनकी जो वहाँ की गतिविधियां हैं उस पर तार्किक ढंग से अपनी बात रख रहे हैं। लेकिन राजनीतिक लड़ाई को इस तरह से लड़ने का अपने आप में ये एक अजूबा ही है तमिलनाडु, जहां पर कि प्रधानमंत्री की रैलियों को लेकर के भी अड़ंगा लगाया जा रहा है और बिना कोर्ट के परमिशन के नहीं हो पा रहा है। अभी हाल फिलहाल में एक जो द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम का जो नेता है, जिसकी गिरफ्तारी हुई है, उस पर भी अन्नामलाई बहुत आक्रामक हैं, और उनकी आक्रामकता का परिणाम ये है कि उनकी एक्सेप्टेबिलिटी बहुत जोर से बढ़ रही है, तेजी से बढ़ रही है, और उनकी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ने के पीछे या वो लोग कौन से हैं जो उनसे दूर हट रहे हैं। उनसे दूर हटने वाले लोग इन्हीं राजनीतिक दल के हैं, चाहे वो द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम के हो, चाहे वो अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम के हो। दोनों राजनीतिक दलों के लोग खिसक रहे हैं, और इसका ज़्यादा नुकसान, हालांकि अब तक अन्ना AIDMK को ज़्यादा हो चुका है, लेकिन इस बात का आभास DMK को भी हो चुका है, और इसी कारण से वो किसी भी तरह से न केवल अन्नामलाई का मूवमेंट, उनकी गतिविधियां रोकना चाहते हैं, बल्कि प्रधानमंत्री के भी मूवमेंट को, उनकी गतिविधियों को, उनके कार्यक्रमों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे 2024 के चुनाव में जिस पर बहुत ज़्यादा प्रभाव न पड़े, और जिस तरह के परिणाम की बात बीजेपी कर रही है वैसे परिणाम ना होने पाए। तो क्या द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम अन्नामलाई को और प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को, ऐसे बड़े नेताओं की गतिविधियों पर इस तरह का प्रशासनिक अड़ंगा लगा करके चुनाव जीतने में सफल हो पाएंगे? ये एक बड़ा प्रश्न है, और इसी रणनीति के तहत काम कर रहे हैं, और सारा का सारा कार्यक्रम जो नॉर्थ साउथ का डिवाइड है, ये सब उसी योजना का हिस्सा है। आप इस पे सोचिए, क्या इस तरह ये स्वस्थ डेमोक्रेसी के लिए अच्छा है? आज के लिए इतना ही। हमसे जुड़िए, हमारे वीडियो को आगे कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, जिससे हम आपके पास नए नए कार्यक्रमों के साथ हाजिर हो सकें। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।